गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। संख्या पद्धति भी सरलीकरण के अंतर्गत आती है, तो उस वीडियो को आपको विशेषकर देखना है। इस वीडियो को स्क्रैप करके मत देखना है, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के उद्देश्य से। तो इसमें जो हम चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से चर्चा हम बात करेंगे संख्या प्राकृत संख्याओं का योग के बारे में चर्चा करेंगे, संख्याओं के वर्गों और घनों की योग के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ साथ बहुत सारी जो भाग की गुणनखंड विधियां हैं, भाग की लंबी विधि है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस पर भी चर्चा करेंगे जो आपकी जो मुख्य रूप से जो भाज्यता आती है, डिविजन डिजिबिलिटी आती है क्वेश्चंस में, डिजिबिलिटी से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और जो है इकाई, यानी कि कोई भी संख्या दी रहेगी, उस संख्या में बहुत संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना, एक क्वेश्चन इस पर भी क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक कोई घात आधार की घात के रूप में कोई संख्या दी है, उसमें इकाई का अंक ज्ञात करना, यानी कि किसी संख्या में इकाई के अंक की भी हम चर्चा करेंगे इसमें। और साथ ही साथ इसमें योग और अंतर तथा गुणा पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे उनको भी हम देखेंगे इसमें। साथ ही साथ ये घातांकी रूप में जो भाग है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो मुख्य रूप से जो पॉइंट हैं इस संख्या पद्धति के अंतर्गत, तो संख्याओं के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो एक आप ज़्यादा चर्चा ना करते हुए हम लोग वीडियो की ओर चलेंगे, वो देखेंगे कि पहले में हमें क्या, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला में क्या है कि 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 15 डॉट डॉट के 15 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो इसमें इस प्रकार की जो सीरीज दी गई है, श्रेणी दी गई है, तो इसमें क्या है कि अंतर देख रहे होगी कि आपको इन अंतर जो है 3 में से 1 घटाओगे 2, 5 में से 3 घटाओगे 2, 7 में से 5 घटाओगे 2, यानी कि अंतर बराबर आ रहा है। सार, इस अंतर को बोलते हैं सारवंतर। सारवंतर को अगर हम मान लीजिए डी माने, और प्रथम पद अगर प्रथम पद ए हो, पदों की संख्या जो है वो n हो, तो Sn पदों का योगफल होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कब? जब आपको अंतिम पद ना ज्ञात हो, लास्ट का टर्म्स पता ना हो कि लास्ट में कौन सा है। अगर लास्ट में, तब तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और यदि अंतिम पद पता है हमको, तो अगर मान लीजिए अंतिम पद हमको पता है, तब हम क्या लिखेंगे? Sn बराबर n/2, अंतिम पद लिखेंगे, अंतिम पद धन प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, इन दोनों को ऐड करके n/2 करेंगे। n की जगह जो भी नंबर पूछ रहा है, जैसे 15वां पद पूछ रहा है तो 15 लिखेंगे। तब हम इसमें यहाँ से जब, यानी कि पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा ये, यदि हमको अंतिम पद दिया गया हो, क्या दिया गया हो? अंतिम पद, तब हम इसका फॉर्मूला लगा करके तुरंत निकाल लेंगे। अब इसमें देखो Sn का मतलब S15, तो 15/2 2 इंटू ए प्लस n 15 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है? द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे, यानी कि d बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब देखिए 15/2 ये हो गया 2 प्लस 15 में से बन गया तो कितना बचा? 14 बचा। 14 दूनी ये 28 हो जाएगा, तो हो गया 15/2 इंटू 28 2 30 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा 15 बार, तो ये 15/15 15 225 हो जाएगा, है ना? 15 225, तो ये आंसर हमारा होगा 225। ये होगा इस मेथड से। लेकिन अगर विषम संख्याओं का योगफल पूछे तो एक फॉर्मूला और होता है डायरेक्ट, केवल विषम संख्याओं की बात कर रहे हैं। विषम संख्याओं का योगफल होता है n स्क्वायर। विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है।
तो n स्क्वायर होता है, एक फल होता है, तो इसका मतलब है कि 15 पदों का एक फल पूछ रहा है। तो इस फॉर्मूले से अगर हम 15 का स्क्वायर कर देंगे, 15 15 225 हो जाएगा, तब हमको किसी भी इतना कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं यदि हमारे 1 3 5 7 9 इस प्रकार की कोई श्रेणी है जो जिनका योगफल हमको निकालना हो सवाल में। तो पहला ऑप्शन दिया 250, बी ऑप्शन 240, सी ऑप्शन 225, डी ऑप्शन 265। तो हमारा आंसर आया 225। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर पहले का सी ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि अर्थमेटिक समानता श्रेणी से संबंधित, तो आप इसको लगा सकते हैं कि अगर इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं जब अंतिम पद ना दिया गया हो, अंतिम पद दिया गया है तो हम इस पद से निकाल सकते हैं। अगर विषम संख्याओं का योगफल निकालना है तो डायरेक्ट n स्क्वायर को निकाल करके हल कर सकते हैं। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। पहला ऑप्शन दिया 21, बी ऑप्शन 27, सी ऑप्शन 24, डी ऑप्शन 36 दिया है। तो इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस हैं, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं इनमें से इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर एग्जामों में आते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे अब चूंकि तीनों जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका योग 72 है, तो इसका मतलब है अगर हम 72 को, इस संख्या को अगर हम 72 में 3 से भाग देंगे तो हमारी जो संख्या होगी मिड वाली संख्या आएगी, बीच वाली संख्या आएगी। 3 से भाग 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, तो ये हमारी बीच की संख्या हुई है, ठीक है, मिडिल वाली संख्या हुई 24। अब इसके इधर एक संख्या होगी और एक इसके इधर होगी। अब वो चूंकि कह रहा है कि 3 की क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, तो 3 की क्रमागत प्राकृत संख्याएं होंगी तो उनमें 3 3 का अंतर होगा। यानी कि इसका मतलब अगर छोटी संख्या पूछता है इसी सवाल में तो इस संख्या से इधर हम 3 घट पीछे हटते, और अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसके आगे जाते। इसका मतलब है कि अगर हमें छोटी पूछेगा तो जो हमारी मिड वाली संख्या आई, मध्य की जो संख्या आई, उसमें से 3 को घटाना पड़ेगा, तो ये यहाँ आ जाएगी 21। और इससे बड़ी संख्या पूछ रहा है इधर की हो जाएंगे तो इसमें हमें 3 को जोड़ना पड़ेगा, हो जाएगा 27। तो छोटी संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे या क्रमागत जो दी हुई संख्या जैसे 3 हो या 5 हो या 7 दिया गया हो, इस प्रकार की 7 संख्याओं का योगफल पूछे तो उनका हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, और उसकी जो मिड संख्या होगी उसकी छोटी संख्या अगर निकालना है तो उसको घटा देंगे, और अगर बड़ी संख्या निकालना है तो उतनी संख्या को हम उसमें जोड़ देंगे, तो हमारी संख्या 27 आ जाएगी। चलते तो देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन 21, दूसरा ऑप्शन 27 दिया गया है, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंस है वो आपके सामने लगाए जा रहे हैं, तो एक एक क्वेश्चन को आप समझिए। यदि क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग डॉट डॉट ऐसे 80 का वर्ग, यानी कि 1 से लेकर के 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करेंगे। अगर आप वर्गों का योग करोगे ना, 4 का वर्ग फिर 5 का वर्ग फिर 6 का वर्ग फिर 7 का वर्ग फिर 15 फिर 20 40 30 60 50 और उनका जोड़ो करोगे तब तो पूरा हो गया सवाल, है ना। तो बहुत ऐसे सवालों को आपको समझना है, पहले क्वेश्चन को पहचानना है, पहचान करके फिर फॉर्मूला लगाना है, उसके आधार पर लगाना, अपने मन से नहीं लगाना है। तो आप देखें इसमें जैसे वर्गों का योग कह रहा है कि 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग, यानी कि डॉट डॉट ऐसी कोई प्राकृत संख्याएं दी हैं जिनकी हमें वर्गों का योग निकालना। यानी कि समझिए फॉर्मूले को कि 1 से n तक, 1 से n तक की धन पूर्णांक के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे। n एक बार फिर n प्लस 1 फिर 2n प्लस 1 अपॉन 6, इस फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। यानी कि 1 से n तक की धन पूर्णांक के वर्गों की संख्याओं के योग का फॉर्मूला n, पहले n फिर n प्लस 1
2n प्लस 1 ब्रैकेट में बटे 6। इसका मतलब है n का मतलब है कि 1 से अगर वो 80 तक है तो n की वैल्यू 80 होगी। अगर वो कहे 1 से लेकर के मान लीजिए 20 तक का है तो n की वैल्यू 20 होगी, है ना सवाल में। तो यहाँ पर 80 दिया है तो यहाँ पर हमारे क्या है सवाल में क्या है, n की वैल्यू 80 है। अब इसमें हम रख देंगे, इसमें n के स्थान पर, और हल करेंगे तो 80 80 धन 1 81, फिर 80 2 गुणित 80 धन 1 बटे 6। तो देखो 80 गुणित 81 गुणित 80 दूनी 160 161 बटे 6। अब इसमें देखो 2 चौको 8 2 तियां 6 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 3 7 21, ये आ गया 40 गुणित 27 गुणित 161। इसका आप गुणा करेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं इकाई का अंक सबके अलग अलग है। इसका मतलब है कि हम इकाई के अंक को अगर हम मैच कर ले जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो इकाई अंक है इसको नीचे ले आएंगे, इसको भी नीचे ले आएंगे, इसको भी नीचे ले आएंगे, यानी कि 0 7 यहाँ। अब 1 का गुणा कर देंगे 7 में तो आ जाएगा 7, 7 का गुणा कर देंगे 0 में तो हो जाएगा 0। यानी कि अगर इसका हम गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 0 आएगा। तो यहाँ पर देख लो कि इकाई का अंक जिसका 0 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला ये ऑप्शन हमको मिल रहा है, ये वाला, इसमें इकाई का अंक ये 0 दिख रहा है, इसका मतलब है ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब आप गुणा करेंगे ऐसे तो इतना ही आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट अगर आप इकाई का अंक मैच कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि एग्जाम में जो सवाल होते हैं वो ट्रिकी सवाल होते हैं, तो ट्रिक के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है, जिससे कम समय में अधिकतम सवालों को आप अटेंड कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ पाएं, आपके अधिक से अधिक आपको सफलता प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, किसी संख्या का 2 गुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त हो जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में से 4 घटाकर प्राप्त होती है। यानी कि ये जोड़ने घटाना और गुणा भाग पर आधारित क्वेश्चन है ये। तो इसमें क्या रहा कि कोई संख्या है, जब वो कहा कि किसी संख्या में, तो अगर हम मान लीजिए इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें मानेंगे, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन दिया गया इसमें 2, बी ऑप्शन 3 दिया है, सी ऑप्शन 4 और डी ऑप्शन 6 दिया है। तो इसमें दिया गया है किसी संख्या में, तो अगर हमने माना कि संख्या हमारी x है, ध्यान से देखना, माना कि x है का 2 गुना, 2 गुना का मतलब है इसका 2 गुना 2 से गुणा कर देंगे, इसमें करके उसमें 20 जोड़ देते हैं, तो 20 हमने इसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब वो कह रहा है जो ये संख्या आई है ये वाली, वही उत्तर प्राप्त होता है जो उस संख्या को, माने इस संख्या को 8 से गुणा करें, तो 8 संख्या से गुणा करेंगे तो 8 है, करके गुणनफल में 4 घटा देते हैं। इसका मतलब है कि ये वाली संख्या और ये दोनों बराबर हुई, क्योंकि वही उत्तर आप प्राप्त होता है जो इसमें, जो इसका उत्तर है वही इसका उत्तर है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब हम दोनों को बराबर कर देंगे ऐसे, तो माइनस के 4 इस तरफ आएंगे तो 20 धन ये 4 हो जाएगा, और ये 8x, ये 2x उस तरफ जाएगा तो माइनस का ये 2x हो जाएगा, तो ये बचा 6x और ये हो गया 24। तो इसका मतलब ये होगा कि 6x बराबर 24, तो x बराबर 24 बटे 6, 6 चौको 24, 4 कट गया, यानी कि x की वैल्यू जो संख्या हमने मानी थी वो आपकी कितनी आ गई, 4 आई। तो इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन 2 था, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 6, तो जो सी ऑप्शन जो है हमारा ये 4, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि ए क्यू धन बी क्यू धन 3q प्लस डॉट 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 14 का क्यू का योग होगा। पहला ऑप्शन दिया 110, 1100, 1000, 11,025, 1100,
11,026, 11,027, 11,028 इस प्रकार की संख्याएं जो दी गई। तो इसमें क्या है कि इनका योगफल ज्ञात करना है। तो चूंकि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल दिया है, तो कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए 1 से n तक धन पूर्णांक के घनों का योगफल ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला होता है n+1/2 इन सब की घात 2। ध्यान रखना है। अब n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म, लास्ट वाला टर्म देखो 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक पूछ रहा ना, तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14। ठीक है, इसमें हम रख देंगे, क्या हो जाएगा, n की जगह हमें क्या करना है 14 धन 1/2 इन सब का स्क्वायर कर देना है। तो 14 से 2 7 14, 7 बार भी कट जाएगा, 7 और ये 14 और 1 15, इन दोनों का 15 7 105 का वर्ग। अब 105 का वर्ग निकालना है तो ध्यान रखना है कि जब भी इकाई का अंक 5 हो तो इसका तो पूरा लिख देंगे, 5 का वर्ग 25, और ये जो शेष अंक बचा इसमें एक जोड़ दो तो हो जाएगा 10 और 1 11, तो 11 का इसी में गुणा कर दो तो हो जाएगा 11,25। तो इस प्रकार से हम अगर इकाई का अंक 5 है तो एकाधिकीन पूर्वेण, ये आपके वैदिक गणित का फॉर्मूला है कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है और उसका वर्ग निकालना हो तो 5 का वर्ग लिख देते हैं और शेष जो संख्या है उसमें एक जोड़ करके उसी संख्या से पूर्वेण माने पहली संख्या से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से इसका वर्ग निकाल लेते हैं। तो वैसे अगर गुणा करके निकालेंगे तब भी इतना ही आएगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 11,025, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है 11,026, ये 27 या 28, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। तो कभी कभार ये इस प्रकार से 1 से लेकर के n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यानी कि घनों का, अगर यही चीज वर्गों में भी होता है तो वर्गों में हमने अभी पहले बताया था कि n+1 2n+1/6, उसमें वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन कभी ये आ जाए कि 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, तो n+1 और n+2/6। अब इसमें 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग पूछे या 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सिर्फ अब इसमें 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग यानी कि इसमें सम रहे और या विषम रहे तब हम ये फॉर्मूला लगे। अगर सम और विषम दोनों एक साथ रहेंगे तब फिर आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये वर्गों की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है। घनों के लिए हमने 1 से n तक की संख्याओं के घनों का योगफल n+1/2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले से हम निकालेंगे। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर आगे छठवां। क्वेश्चन नंबर छठवां में क्या है कि 2 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर धन 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 18 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, यानी कि 2 4 6 फिर 8 का वर्ग, फिर 10 का वर्ग, फिर 12 का वर्ग, 14 का वर्ग, 16 का वर्ग, 18 का वर्ग, फिर 20 का वर्ग, इनके वर्गों का योगफल ज्ञात करना है। तो अगर आप एक एक संख्या का वर्ग करेंगे फिर उनको जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमने बताया था कि सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने के लिए n+1 n+2/6 का ये फॉर्मूला जो है इसका प्रयोग करेंगे। 1 से लेकर के n तक की क्या है विषम संख्या हो या सम संख्याओं के वर्गों का योग इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इसमें n क्या है, n माने 20, n की वैल्यू क्या है लास्ट में 20। अब इसमें हम n की वैल्यू रख देंगे,
20, 20 में 1 जोड़ो यानी कि 20 धन 1, फिर 20 धन 2 बटे 6, तो 20 धन 21 धन ये 22 गुणित 22 बटे 6। अब 6 से 2 एकम 2, 2 3 6, 3 7 21, ये 7 गुणित 10 गुणित 7 गुणित 22, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ये गुणित 10, तो 1540 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखो 1540, 1541, 1542, 1545, ये डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया है 1540, ये ऑप्शन हमारा एकदम मैच कर गया, ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6वें में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, यानी कि किसी संख्या के वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे, यानी कि 1 से लेकर के कोई भी आपको लगातार कोई संख्या दी गई है, या किसी घन उनके घनों का योगफल कैसे निकालेंगे, प्राकृत संख्याओं का, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालेंगे। तो अभी हमने संख्याओं के योगफल के बारे में अभी जो क्वेश्चन थे 5-6 क्वेश्चन थे उनके बारे में अभी हमने सीखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तो अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। नंबर 7वां में क्या है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उसका गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योगफल होगा। यानी कि दो संख्याएं कोई हैं, उनके वर्गों उनका जोड़ दिया 24 और गुणनफल दिया है 143, गुणनफल 143 दिया है, तो उनके वर्गों का योगफल पूछ रहा है, यानी कि उन संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो माना कि a और b दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योग ये होगा और ये होगा, ये किसके बराबर होगा, दोनों संख्याओं के योग का वर्ग ऋण दोनों संख्याओं के गुणनफल के 2 गुना, यानी कि दोनों संख्याओं का योग a प्लस बी होगा। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या हुई, a प्लस बी बराबर 24 है और a इंटू बी बराबर 143 है। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास 24 का वर्ग आएगा माइनस 2 इंटू 143 हो जाएगा। 24 का वर्ग 4 चौको 16, अगर देखेंगे तो 576 हो जाएगा ये, और माइनस 2 3 6, 2 चौको 8, 2 एकम 286 हो गया। इसको घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0, 17 में से 8 गया 9 8 17 हो जाएगा, 4 में से 2 गया ये 290 हो जाएगा आंसर। तो सिंपल सा इस देखो सरसम का यहाँ भी लग जाती है। तो पहला ऑप्शन है 296, बी ऑप्शन है 295, सी ऑप्शन है 290, डी ऑप्शन 228, तो सी ऑप्शन हमारा सही है 290, ठीक है। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि दो संख्याओं का योग 16 है, गुणनफल 55 है, तो उनके व्यतक्रमों का योगफल ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन दिया 27/55, बी ऑप्शन 16/55, सी ऑप्शन 37/55, डी ऑप्शन 38/55। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस ऑप्शन में हमें करना क्या है, क्योंकि पहला क्वेश्चन था माना कि दो संख्या हमारी a और b, इनका योगफल 16 है और a इंटू बी 55। अब वो कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि 1/a 1/b का योग, ये योगफल हो गया। तो इनका एलसीएम लेंगे तो a b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस a, b प्लस a को हम a प्लस b लिख सकते हैं। अब इसका मतलब है कि 16/55 हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रिकी सवाल है ये, केवल जैसा वो कह रहा है वैसा ही आपको उसको कर देना है। 27/55, 16/55, ये ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा, है ना। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको आप समझिए, सोचिए और लगाइए। जो प्रैक्टिस बुक हो, आपके पास कोई भी किताब हो, चाहे जो भी राइटर्स की हो, लेकिन मैथमेटिक्स में जो भी सवाल इस तरीके के आपको देखने को मिले तो आप लगा सकते हैं। अभी ऐसे ही सवाल अभी जानवरों पे आधारित कुछ क्वेश्चंस होंगे, पैर और सरों की क्वेश्चंस आते हैं, उनको भी अभी हम आगे क्वेश्चनों में सॉल्व कराएंगे। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 9वां। क्वेश्चन नंबर 9वां में क्या है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है,
उसी संख्या को अगर 13 से भाग देने तो शेषफल कितना होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, भाग की लंबी विधि से पे आधारित क्वेश्चन से ही हमने जैसा कि पहले बताया था कि अब जैसे मान लीजिए 91, माना कि कोई संख्या हमारे पास ए है, इसमें हमने 91 से अगर भाग दिया, 91 से भाग दिया तो शेषफल आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या 91 से ज्यादा होगी। तो 91 अगर मान लीजिए एक बार जाते हैं तो हमारा शेषफल 17 बच रहा है, या कितना बच रहा है, 17 बच रहा है। इसका मतलब है कि संख्या और 91 का अंतर 17 है। इसका मतलब संख्या जो होगी 17 धन 91 कम से कम होगी, इससे बड़ी भी हो सकती है। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 108, यानी कि हमारे पास 108 संख्या है। अब अगर इसी संख्या को 13 से विभाजित करें, यानी कि आप 13 से इसको विभाजित कर देते हैं, ठीक है। अब 13 से विभाजित करेंगे तो अगर 13 से विभाजित करते हैं तो कितनी बार चला जाएगा ये, और शेषफल कितना आ जाएगा। अब मान लीजिए 13 13 13 78, 13 7 91, तो है 13 13 90 9 3 27, मान लीजिए ऐसे कर लीजिए आप, 9 3 27, 9 1 कम 9 2 ये 11, 117 होगा 13, तो ये ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है 8 बार, 8 बार कर लीजिए, 8 3 24, 8 1 8 2 10, 104, 8 बार ये हो गया 104, ये घटा देंगे तो 4 हमारा शेषफल आ जाएगा। एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका सर बताइए। तो शॉर्टकट तरीका हम बताने के लिए हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है कि किसी संख्या को जो पहला भाजक कोई संख्या है उसे भाग, ये पहला भाजक अगर दूसरे भाजक से विभाजित हो रहा है, पहला भाजक दूसरे भाजक से यदि विभाजित हो रहा है तो जो शेषफल है ये वाला शेषफल, इसका इस दूसरे भाजक का अंतर ही आपका आंसर कहलाएगा। तो आपको क्या करना है, 17 में से 13 घटा दो, कितना बचा 4, वही हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि किसी संख्या में को इतने से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है, अगर हम इतने से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। तो द्वितीय जो भाजक होगा अगर पहले भाजक को पूरा पूरा विभाजित कर रहा है तो जो शेषफल बचा है उसका और द्वितीय भाजक का अंतर ही आपका आंसर कहलाएगा। तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 10वां में क्या है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए, यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो जाए। इसका मतलब है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 9999, ये 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या हुई। अगर इसमें हम 307 से भाग देते हैं तो 3 बार 3 7 21, 3 3 9, ये घटाएंगे तो ये 8 बचा और ये 7 बचा। इस अंक को 9 उतारेंगे, फिर 2 बार दे देंगे, 2 7 14 हो जाएगा, 2 3 6 घटाएंगे, ये 5 बचा, 8 में से 1 गया 7 बचा, 175 बचा। इसका मतलब है कि अगर ये 175 बचा तो इसको 175 को 307 से घटा देंगे, ये 2 बचा, 10 में से 7 गया 3 बचा और 2 में से 1 गया 1, 132 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि दी हुई संख्या को पहले डिवाइड करना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख करके 307 से डिवाइड करना है, जो शेषफल आए वो उसको इसी संख्या से घटा देना है, तो सबसे छोटी संख्या आएगी। और नहीं तो इससे 175 अगर मान लीजिए शेष बच रहा है, ये इसी से अगर इसको घटा देंगे तो पूरा पूरा ये सबसे बड़ी हो जाएगी, इसलिए सबसे छोटी क्या होगी 132। तो ये संख्या आपकी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ये आपका सी ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन 75 दिया, बी ऑप्शन 232, सी ऑप्शन 132 और डी ऑप्शन 143। 143 दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस तरीके के जो संख्या पद्धति से संबंधित हैं, तो इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां में क्या है कि 5 4 3 2 या स्टार पर 7, यानी कि एक पूरी एक संख्या है,
अब वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये तो पूरी संख्या जो है 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अवश्य आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान से देखना इस सवाल को। इसमें क्या करना है कि जैसे वो कह रहा है 9 से विभाज्य, तो विभाज्यता से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि 2 से कौन संख्या विभाजित होती है, 3 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 4 से कौन सी होती है, 5 से कौन सी होती है, 6 से कौन सी होती है, 7 से और 8 से, 9 से, 10 से, 11 से कौन सी विभाजित होती है। तो कम से कम आपको 11 तक विभाज्यता आपको आनी चाहिए, है ना। तो 2 से कौन कौन सी होती है विभाज्यता के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट के लिए। यानी कि 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्यता यानी कि जब किसी भी कोई संख्या दी है और उसके इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो इस प्रकार की जो कोई संख्या अगर है इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8, तो वो निश्चित है कि वो 2 से विभाजित हो जाएगी। चाहे वो 3 अंक की हो, चाहे 4 अंक की हो, चाहे 5 अंक की हो, चाहे 10 अंक की हो, चाहे 20 अंक की हो, कितने भी अंक की कोई संख्या अगर है, अगर उसके इकाई के स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 हैं, तो फिर वो 2 से विभाजित हो जाएगी। 3 से विभाज्य 3 की विभाज्यता क्या है, डिविजिबिलिटी क्या है कि कोई भी संख्या अगर आपको दी गई है, अगर कोई संख्या दी गई है और अगर उन संख्या के अंकों का योग अगर योग करने पर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर दी हुई संख्या, पूरी जो संख्या दी गई है वो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए, यानी कि इसमें क्या करना है, दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 का गुणज है, क्या है, गुणज है। 3 का गुणज का मतलब है 3 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 3 के पहाड़े में कोई संख्या आ रही होगी। 3 का गुणज है तो दी गई संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाज्य होगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए 216 है। अब 216 को चेक करना है कि मान लीजिए ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, इनके अंकों का योग 2 धन 1 धन 6 करेंगे। 6 7 2 9, 9 क्या है, 3 का गुणज है, 3 का गुणज है ना 9, इसलिए हम कहेंगे कि जो 216 है ये वाली संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, है ना। अब 4 से विभाज्य संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य संख्या में 4 से विभाज्य संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य, तो 4 से विभाज्य का मतलब है कि कोई संख्या का दहाई और इकाई अंक, दहाई इकाई अंक से बनी दी गई, यानी कि दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। यानी कि अगर मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है ना, दी गई संख्या का दहाई और इकाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो दी गई संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए 216 ही मान के चलिए, तो इकाई के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पर 1 है, तो इकाई और दहाई
क्या है 16 हुई। अगर ये 16 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी, तो पूरी संख्या क्या होगी, ये 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो इस प्रकार से हम टिक लगा देंगे कि हाँ ये 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो इसमें हमें 4 की विभाज्यता ये हुई। 5 की विभाज्यता में क्या करेंगे, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य में क्या होगा कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, क्या हो, किसी भी दी हुई संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो दी हुई पूरी संख्या चाहे जितने अंकों की क्यों ना हो, और पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो संख्या जो होगी, संख्या 5 से विभाजित होगी। यानी कि जो संख्या दी गई है, यानी कि दी गई संख्या 5 से विभाजित होगी। 6 की विभाज्यता क्या होगी, 6 की विभाज्यता का अर्थ है कि जो 2 से कटे और 3 से कट जाए। कोई संख्या अगर जो कि 2 की विभाज्यता भी पूरी करती हो और 3 की विभाज्यता भी पूरी करती हो, यानी कि इकाई का अंक इनमें से 2, 4, 6, 8 में से 0 में से कोई एक हो, तो वो 2 की विभाज्यता पूरी करेगी। लेकिन वो अगर उनके अंकों का योगफल अगर हम करें तो वो 3 का गुणज भी हो, तो वो 3 से भी विभाजित करेगी। तो जब वो 2 से और 3 से विभाजित करेगी, इसका मतलब है कि वो अंक 6 से भी दी हुई संख्या जो होगी वो 6 से विभाजित होगी। अब बात आती है 7 की विभाज्यता, कि 7 की विभाज्यता कैसे होगी, है ना। ये अभी 7 की विभाज्यता की बात चर्चा करते हैं। 7 की जो विभाज्यता होती है, जैसे मान लीजिए इसमें 7 की विभाज्यता में क्या होगा, 7 की विभाज्यता, 7 की विभाज्यता क्या होगी कि कोई भी संख्या अगर दी गई है तो जो उसके इकाई का अंक होगा, किसका इकाई का अंक होगा, उसके इकाई के अंक का 2 गुना कर लेंगे। वो लोग यहां सर कर लेंगे, तो जब हम 2 गुना कर लेंगे तो दी हुई संख्या से उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि इकाई का अंक का छोड़ करके, ऐसा नहीं कि इकाई का अंक भी उसके साथ रहेगा तब आप घटाएंगे। पहले क्या करना है, 7 की विभाज्यता को ध्यान से समझना है कि इकाई का अंक जो होगा उसका 2 गुना करना है, इसके बाद उसके स्थान पर 0 लिख देना है या उसको हटा देना है। मान लीजिए उसको हटा देंगे और हटाने के बाद उसमें से जो शेष संख्या बची है उसमें से उस 2 गुने को घटा देना है ना। जब 2 गुने को घटा देंगे तो अगर जो संख्या हमको प्राप्त हो रही है, अगर वो 7 का गुणज है, 7 का गुणज है, तो फिर वो संख्या जो संख्या हमको दी गई थी वो पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे पहले क्या करना है, इकाई अंक का 2 गुना करेंगे, 2 गुना, तथा इकाई अंक को छोड़ देंगे। इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या से 2 गुना को घटा, जो 2 गुना था इकाई अंक का 2 गुना, शेष बची संख्या से 2 गुना, शेष बची संख्या से 2 गुना घटा देते हैं। बात समझ में आ रही। जो हम जैसे मान लीजिए 343 कोई संख्या है, एग्जाम्पल के तौर पर 343 है, तो इसका इकाई का अंक क्या है, 3। अगर 3 का 2 गुना करेंगे, 3 गुणे 2 तो कितना आ गया, 6। अब शेष संख्या बची 34,
तो 34 को यहाँ उतारेंगे, वो जो 2 गुना है 6, इसको घटा देंगे, वो घटाएंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। तो 28 जो है वो 7 का गुणज है, यानी कि ये 28 संख्या अगर हमारी 7 से कट रही है तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये भी 7 से कट जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार से हमने अभी 2 से लेकर के 7 तक की विभाज्यता देखी। अब हम पहले इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे 8 की विभाज्यता। 8 की विभाज्यता क्या है? 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता में क्या होगा कि सैकड़ा, दहाई, इकाई, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा जो संख्या दी गई है उस के आखिरी जो अंक हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा वाले उन, अगर वो संख्या लास्ट के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हैं तो फिर पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित होगी। सैकड़ा, दहाई और इकाई दी गई संख्या के सैकड़ा, दहाई, इकाई से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ये आप विभाज्यता के बारे में आपने पढ़ रहे हैं। कोई भी संख्या अगर 8 से कोई संख्या दी गई है, उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा वाली लास्ट के 3 अंक वाली संख्या अगर 8 से विभाज्य हो रही है तो हम कह देंगे कि ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। यानी कि लास्ट के 3 अंक आपको चेक करना है, जबकि 4 में 2 अंक को चेक करना है, लास्ट के 2 अंक, अगर 8 में 3 अंक चेक करना है। 8 अगर वो 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। 9 की विभाज्यता क्या है? 9 का क्वेश्चन दिया गया। 9 की विभाज्यता, 9 की विभाज्यता क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 की विभाज्यता में क्या है? जो 3 की विभाज्यता थी, यानी कि 3 की विभाज्यता में क्या था कि अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार से इसमें भी अंकों का योगफल 9 से विभाज्य होगा। 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या या दी गई संख्या जो होगी, संख्या 9 से विभाज्य होगी। 9 से विभाज्य होगी। ये विभाज्यता कंडीशंस हैं। 10 की विभाज्यता वो होती है जिसके इकाई का अंक अगर 0 हो तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी, है ना। 11 की विभाज्यता क्या होती है कि जो संख्या दी गई है उसके विषम अंकों, जो विषम स्थान पर जो अंक हैं, सम स्थान पर जो अंक हैं, उनका अंतर अगर वो 11 या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल्स हो तो वो 11 से विभाज्य होगी। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं पहले। अब इसमें क्या कह रहा है कि 5, 4, 3, 2, स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? हमने ये माना कि 5, 4, 3, 2 स्टार के स्थान पर ए मान लीजिए 7। अब वो कह रहा है कि ये जो है 9 से विभाज्य है, वो पहले ही कह रहा है कि ये 9 से विभाज्य है। अगर 9 से विभाज्य है तो इनके अंकों का योग 9 का क्या होगा? मल्टीपल्स होगा। अंकों का योग करें, 5 धन 4 धन 3 धन 2
धन ए धन 7। अब जो देखो 7 3 10, 5 4 9 2 11, 10 और 11 21 धन ए होगा। अब 9 का से विभाजित होने वाले 9 का मल्टीपल्स होता है, या तो 9 आना चाहिए था, या तो 18 आना चाहिए, या तो 9 तो ये 27 आना चाहिए। अब क्योंकि ये क्या है 21 प्लस है ये, तो 21 प्लस में 21 में कितना जोड़ेंगे कि वो 27 आ हो जाए। 18 से तो ज्यादा है, तो अगली संख्या 27 है, तो अगली संख्या 27 है, तो इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी, 21 में कितना जोड़ें कि वो 27 हो जाए। इसका मतलब 21 में हमें 6 जोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब है तभी ये 27 होगा, है ना। इसका मतलब है कि ए की जो वैल्यू है, यानी कि स्टार की जो वैल्यू है वो 6 होगी। कितनी होगी 6। तो देखो पहला ऑप्शन दिया 0, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 9। इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी ऑप्शन सही है ना। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, अभी 11 लगाया था, 12 में क्या है कि 7 3 8 ए 6 ए यदि 11 से भाज्य है तो ए का मान ज्ञात करो। क्योंकि ये विभाज्यता डिविजिबिलिटी के दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 11 की विभाज्यता या 7 की विभाज्यता या 3 की विभाज्यता या 9 की विभाज्यता अक्सर पूछी जाती है, तो इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसमें क्या करना है कि 11 की विभाज्यता में हमने बताया था कि सम और विषम अंक स्थान पर आने वाले अंकों का योग का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल्स होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वो दी हुई संख्या 11 से विभाज्य। तो इसका मतलब है 0 का सम विषम का मतलब यहाँ 1, ये 2 गिनती लिख लीजिए, 3, ये 4, ये 5 और 6। तो विषम अंक कौन कौन सी हुए, ये और ये 5 तक, ये विषम अंक होंगे, ये 6 है तो सम है। और सम अंक कौन है, ये 2 4 6 स्थान पर। इन अंकों का हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले विषम वाले स्थान वाले जोड़ लीजिए, 7 धन 8 धन 6, 8 6 8 7 15 6 21, ये 21 हो गया। अब सम वाले जोड़िए, 3 धन ए धन ए, तो हो जाएगा ये 2a धन 3 लिख सकते हैं, है ना। 3 धन 2a लिखेंगे या 2a धन 3 लिख सकते हैं। अब इन दोनों का अंतर जो है वो 0 के बराबर कर दीजिए। क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो 2a धन 3 माइनस 21 बराबर 0। 2a माइनस 1 घटाएंगे, 8 3 11, ये 18 बचा बराबर 0। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 18, तो a बराबर कितना हो जाएगा 18 बटे 2 2 18, 9। a की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। इस प्रकार से आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत जल्द, मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर अब ये क्या करेंगे। क्वेश्चन को आप पढ़ें, क्वेश्चन की रिवीजन करें, इस तरीके के और क्वेश्चन होंगे उनको भी आप लगाएं किताब में, बुक में जो आपके दिए हुए हों। पहला ऑप्शन दिया 6, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 1। तो हमारा पहला कौन सा ऑप्शन मिला, 9। ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 9, ये ऑप्शन सही होगा। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, है ना। क्योंकि इसमें जो संख्या पद्धति है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहे हैं क्या है क्वेश्चन, 68 की घात 88 बटे 67 में शेषफल क्या होगा। यानी कि 68 को 88 इसकी घात है और 67 से भाग देना है, यानी कि 67 से भाग देना है, 68 की घात 88 दिए में शेषफल क्या होगा। तो शेषफल इसमें क्या होगा, तो हमको ध्यान देना है कि जो घातांकीय आधार जो सवाल हैं उनमें शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए रूल्स हैं। रूल्स आपको याद रहेगा तो मैथमेटिक्स आपको सिंपल रहेगी। अगर आपने रूल्स नहीं पता तो आप मैथमेटिक्स लगाना ये भूल जाओ। फिर रूल्स याद रखिए, हमेशा रूल्स को पढ़ते रहिए, बार बार पढ़ते रहिए, जिससे कि आपको याद रहे, है ना। तो इसमें क्या करना है, जैसे अगर मान लीजिए n सम संख्या हो
सम संख्या या विषम संख्या हो, विषम संख्या हो किसमें हो, x की घात n माइनस 1 में। अगर इस प्रकार से x की घात n माइनस 1 में n जो संख्या यहाँ पर लिखी हो वो सम हो या विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो x की पावर n माइनस 1 में जो 1 है वो सदैव x माइनस 1 से क्या होगा, भाज्य होगा। ठीक, x माइनस 1 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब यहां पर ऐसी कंडीशन तो दी नहीं है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो 68 की घात 88, इसमें माइनस 1 प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे 67। इसका मतलब है कि अब यहां पर देखो क्या लिखा है, अब ये इस पर ध्यान दो, ये क्या लिखा है x की पावर n माइनस 1, x की पावर n माइनस 1, ये सदैव किससे कटेगा, x माइनस 1, माने इस वाली संख्या से, यानी कि 68 से एक घटा देंगे तो कितना आएगा 67। इसका मतलब ये पूरी संख्या तो 67 से कट जाएगी, लेकिन एक बचेगा, एक नहीं कटेगा। इसका मतलब है कि जो शेषफल होगा वो क्या होगा, फिर हमारा शेषफल होगा, शेषफल क्या बचा, एक बचा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए, दूसरा ऑप्शन बी, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। तो पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 1, ये हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस फॉर्मूले का प्रयोग करके इसमें हम हल करेंगे, है ना। समझते जाइए धीरे धीरे आगे और देखते हैं, क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, भेड़ तथा गड़रियों के एक समूह में, यानी मतलब जो भेड़ चराने वाले होते हैं उनको गड़रिया कहते हैं। तो भेड़ों को चरा रहे होंगे, तो भेड़ तथा गड़रियों की एक समूह में 16 पैर थे। कितने पैर थे, 16, यानी कि गड़रिया के भी जोड़ लेंगे और भेड़ों के भी जोड़ लेंगे, 16 पैर थे, जो कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है। माने जो पैर हैं वो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। तो पैर कितने होंगे, अगर 10 6 होंगे फिर, है ना। इसमें भेड़ों की संख्या कितनी होगी, अब भेड़ों की संख्या बताना है। तो जैसे अगर मान लें, मान लेते हैं कि x भेड़ है और y गड़रिया है, एक समूह है उसमें x भेड़ है और y गड़रिया है। तो एक भेड़ के 4 पैर होते हैं तो x भेड़ के ज्यादा 4x होंगे। एक गड़रिया के 2 पैर होते हैं तो y गड़रिया है तो 2 y होंगे। तो टोटल पैर कितने हो गए, 16। अब भेड़ के दो तो सिर होंगे नहीं, या गड़रिया के भी 2 सिर नहीं होंगे, सबका एक ही एक सिर होगा। इसका मतलब है कि जितने गड़रिया हैं, जितनी भेड़ें हैं, उनका अगर जोड़ेंगे तो सिरों की संख्या कितनी आएगी, क्योंकि ये 10 अधिक है, इसका मतलब 6 सिर होंगे उसके। अब इस क्वेश्चन को और इसको दोनों को सॉल्व कर लेते हैं विलोपन विधि से। कैसे, अब इसमें y को बराबर करना है तो इसमें y से 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x धन 2y बराबर 12, और इसको इससे घटा देते हैं, यानी कि 4x धन 2y बराबर 16 में से 2x धन 2y को बराबर 12 को घटा देते हैं, ऋण ऋण ऋण, ये कट जाएगा। तो 4x में से 2x घट गया तो 2x बचा, 16 में से 12 घट गया तो ये बचा 4। तो x बराबर कितना आ गया, 2। अब देखो 2 किसको माना था हमने, 2 जैसे 2 किसको माना था, 2 जो है x की वैल्यू क्या है, x भेड़ थी और y क्या था, गड़रिया, क्योंकि 2 से गुणा किया था इसमें, क्योंकि 2 पैर थे गड़रिया के, भेड़ के 4 पैर थे तो 4 से गुणा किया। इसका मतलब है x को हमने क्या माना था, भेड़, और y क्या माना था, गड़रिया, गड़रियों की संख्या। अब में पूछा क्या है, भेड़ों की संख्या, तो x की जो वैल्यू है वही हमारी भेड़ होंगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन 2 दिया, बी ऑप्शन 8 दिया, सी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन 15। तो पहला ऑप्शन हो गया ये 2, ए ऑप्शन सही होगा।
यानी कि जो भेड़ और गड़रियों का जो समूह था उसमें मात्र 2 भेड़ें थी। फिर अगर गड़रियों की संख्या पूछता तो क्या करते? तब हम क्या करते? अरे भाई 6 में से 2 घटा देते, तो गड़रियां हमारे कितने हुए? 4। गड़रियों की संख्या 4 आ जाती, यानी कि 2 भेड़ें 4 गड़रियां बैठे थे आराम से, चला रहे थे। चलो सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने पर परिणाम 14 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। मतलब सिंपल सा, आप जैसा वो कह रहा है वैसा आप कर दीजिए। कोई संख्या अगर वो कह रहा है किसी संख्या, तो माना कि संख्या x है, आपने अपने मन से मान लीजिए कि 3 गुनी कितनी? 3 गुनी 3x हो गया, से 7 घटाना है तो 7 घटा दिया, पर प्राप्त परिणाम कितना हो रहा है? 14 हो रहा है, तो ये 14 के बराबर कर दीजिए। तो 3x बराबर 14 धन 7 हो जाए 21, और ये नीचे आ जाएगा 3 इधर, तो ये 3 का भाग देंगे, 3 से 7 आंसर आ जाएगा, है ना? 3 7 21। तो देखो ऑप्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 7। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? ये डी 7, है ना? तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कब बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ट्रिक वाले होते हैं, कुछ सिंपल से होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा आपको महसूस होगा। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि 4 9 2 3 7 ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है? ये 7, ये 5 बना हुआ है, 3 9 5, ये 8 बना हुआ है, 7 3 8, और ये 83 लिखा हुआ है, और ये 9 लिखा है, ये गुणा में साइन में। इस प्रकार की ये संख्या जो लिखी गई है, इसमें वो कह रहा है कि इकाई के गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक होगा, यानी कि इनका गुणनफल करेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इकाई के स्थान पर इसमें क्या है 7, तो इसको 7 लिखेंगे, यहाँ क्या है 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ क्या है 8, 8 लिखेंगे, यहाँ क्या है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और ये 9 है। ऐसे अंक हम लिख लेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे? इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या आएगा? 9 तिया 27 होगा, तो इसका 27 आया गुणा आपस में, तो ये हो गया। जब दहाई का अंक आ जाए तो इकाई का अंक लेकर के फिर आगे बढ़ेंगे। इस 7 का इस 8 में गुणा करेंगे, 7 अट्ठे 56 होगा, इसका इकाई अंक 6 आया, इसका गुणा करेंगे इसमें, 6 पंचे 30 हो जाएगा, इकाई का अंक आया 0, 0 को गुणा 7 में करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब है कि लास्ट में जो अंक आ रहा है वही आपका इस दी हुई पूरी संख्या के गुणनफल का इकाई अंक होगा, ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हमको ये देख लेना है पहले ही कि क्या पूरी संख्या में कहीं पर 5 है और कोई सम संख्या दी गई है, दूसरी संख्या, जैसे एक संख्या में यहाँ तो 5 मिल गया, और कोई संख्या में दिया है जहाँ सम संख्या हो, यहाँ 8 है, तो जब 8 और 5 का गुणा करेंगे तो 8 पर 40 हो जाएगा, 40 का इकाई अंक 0 होगा। इसका मतलब जब 0 मिल गया तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। तो पहला ऑप्शन दिया 0, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 6, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन है 0। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि 2026 की घात 1979 में इकाई के मान में इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसके इकाई का जो मान होगा वो इकाई के मान में जो अंक होगा वो अंक कौन सा होगा। इस क्वेश्चन का आशय ये है। पहला ऑप्शन दिया 3, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 6 दिया है। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? नियम क्या है? नियम क्या कहता है? नियम को आप समझ लीजिए कि नियम क्या कह रहा है कि तो जिसका कोई घातांकी है, जैसे अगर ऐसा लिखा हो a की घात x, तो इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं घात। एक आधार पर घात x, ठीक है? अब इस प्रकार का अगर लिखा है तो अगर पहला नियम ये है घातांकीय, आधार के इकाई अंक
इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो। 0, 1, 5, 6 में से कोई भी अंक अगर होता है तो घात चाहे जितनी क्यों ना हो, जितनी क्यों ना हो, यानी कि चाहे जितनी घातें हों, चाहे जितनी घातें क्यों ना हो। इसका अर्थ ये है कि इस पर चाहे जितनी घातें हों, 2000 हो, 4000 हो, 5000 हो, 3 हो, 4 हो, इकाई का अंक, इकाई अंक नहीं बदलता है, नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। ठीक है, इकाई का अंक नहीं बदलता है। तो जैसे मान लो इस सवाल में हम देखेंगे कि इसका जो आधार है, आधार का इकाई अंक कितना है, 6। तो अगर इकाई का अंक 6 है तो इस पे घातें चाहे जितनी क्यों ना हो, हमेशा इसके जो मान में जो इकाई अंक आएगा वो 6 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 6 की घात अगर मान लीजिए हम 2 लिखते हैं तो 6 गुणित 6, 6 36, तो इकाई का अंक 6 आ गया। अगर मान लीजिए 6 की घात हम 3 लिखते हैं, 6 गुणित 6 गुणित 6, तो 6 36, तो फिर 6 का गुणा करोगे, 6 36 की 6, तो 6 36, 3 39, फिर इकाई अंक 6 आ गया। तो चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो कोई यहाँ पर, तो इकाई अंक 6 ही होगा। 0 होगा यहाँ तब भी इकाई अंक 0 होगा, 1 होगा तो 1 होगा, 5 होगा तो 5 होगा, है ना। अगर 5 की घात 2 तो 25, इकाई अंक 5, 5 की घात 3, है ना, 5 25, 5 125, तो इकाई अंक 5, तो 5 बदलता नहीं, यानी कि 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, किसी भी आधार पर की जो घातांकी सवाल है तो उस पर घात चाहे जितनी हो, फिर उसका अंक, इकाई अंक वही रहता है। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी होंगे कि इनके अलावा कुछ जो अंक बचे वो भी आएंगे और उन पर भी घातें होंगी, तो उन सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। क्वेश्चन नंबर 18वां में क्या है कि 2113 की घात 110 में इकाई का अंक होगा। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक इस जो आधार है ये, इसकी घात ये है, इसके आधार में इकाई का अंक 3 आया। यानी कि हमने पहले क्वेश्चन में ये पढ़ा था कि अगर किसी आधार में अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, अगर ये अंक आते हैं तो उसके अंक, इकाई अंक कभी भी नहीं बदलते हैं, सदैव वही अंक रहता है, घातें चाहे जितनी भी हो। अब इसमें क्या है, इसके अलावा अगर मान लीजिए 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 6 7 आ जाए, 8 आ जाए या 9 आ जाए। ठीक है, यही अंक, क्योंकि यहाँ पर हमने 0 1 1 5 6, यानी कि ये अंकों को हमने बताया था कि ये अगर आधार में है तो इनके अंकों, इकाई अंक नहीं बदलते हैं। इसके बाद इसमें देखेंगे तो ये अगर अंक आ गए 2 3 4 7 8 9 में से कोई अंक आ जाता है तो इकाई अंक बदलते हैं। तब उसमें इकाई अंक बदलते हैं तो कैसे मान निकालेंगे, तो इसका नियम क्या है कि अगर ये वाले अंक आते हैं आधार में, यदि, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो घात है इसमें, घात में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है, 4 से भाग दे देते हैं। जो भागफल आएगा, भाग देने पर भाग जो शेष आता है, घात में 4 से भाग देते हैं, शेष फल ज्ञात करते हैं। भाग देने के बाद शेषफल क्या आया ज्ञात करते हैं। ठीक, जो शेषफल ज्ञात होगा हमको भाग देने के बाद, उस शेषफल को आधार का जो इकाई अंक है उसकी हम
घात बनाते हैं। दूसरा इसी का नियम, शेषफल को आधार के इकाई अंक की घात लिखते हैं और हल करते हैं। इसमें प्राप्त इकाई अंक दी गई संख्या का इकाई अंक होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ नहीं है। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। क्या होगा कि जैसे इसका एक हमने सबसे पहले बताया कि घात में 4 से भाग देते हैं, तो ये घात हमारी ये है 110 में 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, 4 से 12 ज्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 सते 28, 2 बचा। यानी कि अगर हम 4 से भाग देंगे 110 में तो 4 दूनी 8, 8 3 11 0, 4 सते 28, शेषफल कितना आया 2। तो शेषफल ज्ञात करते हैं, तो शेषफल को आधार के इकाई अंक की घात लिखते हैं। अब इसका जो इकाई अंक है ये 3, इसकी घात लिखेंगे इसको यहाँ 2, अब इसका मान निकालेंगे तो 3 गुणित 3 होगा, इसका मतलब हो गया 9। तो इकाई अंक क्या होगा 9 ही तो है, इसमें दाई अंक है नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि इसको जब हम पूरा हल करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा। तो पहला ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 11। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा 9। तो इस प्रकार का जो क्वेश्चन था कि जिसमें 2 3 आपका 4 7 8 9 इनमें से कोई भी अंक अगर आता है उसकी घात दी गई है, तो उसमें हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको इस मेथड का प्रयोग करके उसका इकाई अंक निकाल सकते हैं। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 19वां और सवाल ले लेते हैं हम इकाई अंक से, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, चलते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या 17 की घात 1999 धन 11 की घात 1999 धन 7 की घात 1999 की इकाई का मान के स्थान में अंक बताइए। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो जो संख्या आएगी उसमें इकाई का अंक के स्थान पर जो एक मान होगा उसमें अंक का कौन सा होगा। तो पहला ऑप्शन दिया 7, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 3। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे चलते सीखते हैं। अभी हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई आधार है और उस आधार की घात ये लिखी है और आधार का इकाई अंक अगर वो 0 हो, 1 हो या 5 या 6 हो तो उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, वही रहता है। तो चूंकि इसमें 17 है, 17 की घात 1999 है, तो हमें इसका मतलब है इसमें दूसरा नियम लगेगा, क्योंकि 7 है इसमें इकाई अंक, इसलिए इसमें कौन सा नियम लगेगा कि हमें घात में 4 से भाग देना है। जो शेषफल आएगा उसको हम इकाई की घात बनाएंगे। 1999 में 4 से अगर हम भाग देते हैं, 4 चौको 16, 3 बचा, अंक उतारेंगे 9 का, 4 सत्ते 28, 4 30, 4 नमा 36, अंक उतारा 3 आया, फिर 9 हो गया, 4 नमा 36, फिर घटाएंगे तो 3 आएगा। यानी कि इसका जो एक घात जो आई है, अब ये 3 शेषफल 3 आया, अब 3 7 की घात 3 लिखेंगे। अब इसका मान निकालेंगे क्योंकि इकाई अंक 7 है, तो 7 गुणित 7 गुणित 7, 7 सत्ते 49, 9 आया, तो 9 जो आया इसमें इकाई अंक लेकर के इसमें गुणा कर देंगे, 7 गुणित 9 लिखेंगे, 7 9 63, तो इसमें इकाई अंक 3 आया। तो इसका जो इसमें इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक इसमें हो जाएगा 3, इसका तो 3 हो गया। अब इसमें देखो इकाई अंक 1 है तो इसकी घात चाहे जितनी हो, तो इसमें इकाई अंक जो होगा यानी कि
11 की घात 1999 में इकाई अंक जो होगा, इकाई अंक कितना आएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें 7 की घात 1999 माने शेषफल 3 और 3 की घात 7 करोगे तो इकाई अंक 3 आएगा। यानी कि 7 की घात 1999 में इकाई अंक कितना होगा, इसमें भी 3 होगा। अब चूंकि इसमें धन का चिन्ह लगा हुआ है तो जो इनकी इकाई अंक आए हैं उनको सबको जोड़ना है। इनकी इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 1, इसका इकाई अंक कितना है 3, तो 3 और 1 4, 4 3 कितना होगा 7। तो इसका मतलब है इसके सॉल्व करेंगे पूरे को तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 7 आएगा। तो अगर धन का चिन्ह लगा है तो अगर एक से ज्यादा घातांक के रूप में दी गई है उनके बीच में धन का चिन्ह लगा है तो धन कर देंगे, अगर उनके गुणा का चिन्ह लगा है तो उनके अंकों को आपस में गुणा कर देंगे, इकाई के अंकों को। यदि ऋण का चिन्ह लगा है तो उन अंकों घटा भी देंगे। तो जैसा उसमें लिखा है तो जो चिन्ह लगा है उसको आधार पर हम उसका सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा, पहला ऑप्शन दिया है 7, बी ऑप्शन 1, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 3। तो हमारा जो इकाई अंक आया इसका कितना आया 7 आ गया। चलते सीखते क्वेश्चन नंबर 20वां। अगर इकाई के अंक या इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो निश्चित है उसको लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें, शेयर करें। और अभी तक अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है हमारे तो जो हम वीडियो बना रहे हैं आप तक पहुंचे तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा दें। चलते हैं सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां में क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। पहला ऑप्शन 3 दिया, बी ऑप्शन 2 दिया, सी ऑप्शन 0 और डी ऑप्शन 1। तो देखो एक जो होती है, एक ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य संख्या होती है। इसमें क्योंकि एक क्यों नहीं होती है, क्योंकि भाज्य जो होती हैं वो संख्याएं होती हैं जिनके अपवर्तक 2 से ज्यादा होते हैं। यानी कि भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं, 1 से कटती हैं और इसके अलावा भी किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटती हैं, उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बात आती है यहाँ, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछ रहा है, क्योंकि 3 भी अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि वो 1 से कटती है, 3 से कटती है। 2 भी अभाज्य संख्या है क्योंकि ये भी 2 से कटती है और 1 से कटती है। इसके अलावा 1 तो ये 0 हो नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी कभार सम अभाज्य भी पूछ लिया जाए बदल करके इसी सवाल में कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं या कौन सी होती है, तब भी वो आंसर 2 ही होगी, सम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से अभी हमने ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे संख्या पद्धति से रिलेटेड। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, सारे टॉपिकों को जो टॉपिक थे उनको कवर किया गया, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को आपको कराया गया है। ठीक है, तो अगर वीडियो को आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो किसी गरीब बच्चे को पेन पेंसिल और कॉपी की आप मदद कर सकते हैं। तो ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होने वाला है। आने वाले यूपी टेट में एक एक क्वेश्चन आपका इससे मैच करेगा। ये ध्यान रखना है कि आप भले ही वो संख्या बदल के दें लेकिन उसका मेथड होगा लगाने का इस वीडियो से कहीं अलग नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखें, 2-3 बार देखें। अगर कहीं पर कोई समस्या है तो इस कमेंट के माध्यम से आप जरूर कमेंट करें, उस पर हम ध्यान देंगे और डायरेक्ट आपसे संवाद भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।